हाय फ्रेंड्स, यू आर विद सूरज कुमार। इस वीडियो में हम लोग फेजर डायग्राम के बारे में सीखेंगे, वो भी सिंक्रोनस मशीन के बारे में। देखो ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो गेट 2017 ये गेट 2017 का उठाया हुआ क्वेश्चन है। इफ ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर देन इट्स एक्साइटेशन वोल्टेज इज इक्वल टू वीटी, हायर देन वीटी, लेस देन वीटी। देखो ऐसा क्वेश्चन में आप फेजर डायग्राम से कर सकते हैं इजिली। तुक्का मारेंगे तो गलत हो सकता है क्या, मैक्सिमम चांस में गलत होता है। तो ऐसा आसान क्वेश्चन के लिए आपको फेजर डायग्राम आना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन देख के आपको कैसे फील होगा कि ये फेजर डायग्राम का है, क्योंकि इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है। देयर इज नो मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है। यहाँ पे ना करेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, ना पावर फैक्टर दिया है कितना है, ना टर्मिनल वोल्टेज दिया है, ना एक्साइटेशन वोल्टेज दिया है, बट ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड के बारे में। इट मीन्स आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम में क्या होता है, बिना मैग्नीट्यूड का उसमें बस क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन एंड फेजर, मतलब फेज एंगल क्या होगा वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको आंसर हम अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको हम लास्ट में इसका आंसर बताएंगे और आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे, राइट। तो इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन। एक और चीज में फेजर डायग्राम का बहुत बड़ा यूज है, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन अभी तक उसका वीडियो नहीं बनाया हम, इसके बाद ही बनाएंगे उसका। लेकिन अगर वोल्टेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला होता है ई एफ माइनस वी टी बाई एफ, ये मैग्नीट्यूड होता है, राइट। वो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में पढ़ेंगे। ई एफ इजकल्स टू वी टी प्लस आई ए जेड एस, ये तो अब याद हो गया होगा, ये जनरेटर का है इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो फेजर डायग्राम से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ई एफ वी टी से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, राइट। तो अगर ये पता हो जाएगा कि ये बड़ा है कि छोटा है, तो यू कैन इजीली फाइंड कि जो वोल्टेज रेगुलेशन आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा या फिर क्या आ सकता है, राइट। यू कैन डायरेक्टली प्रेडिक्ट। तो कहीं क्वेश्चन आपको दिया जाता है डायरेक्ट कि भाई फाइंड द नहीं कि भाई एक जनरेटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है, तो बताओ कि इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा। उस केस में आपको ये सब निकालना नहीं होगा कि EF कितना होगा, VT कितना होगा ना। जब आपको बस साइन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली ऑप्ट द फेजर डायग्राम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक के अंत में जब फेजर डायग्राम भी कंक्लूड कर देंगे तो हम कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग को। बहुत ही सिंपल होगा अगर आप फेजर डायग्राम समझ जाएंगे तो, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट आई कैन थिंक कि आप समझ गए हैं जो मैं बताया हूँ। सिंक्रोनस मशीन में दो होता है, एक जनरेटर एंड दूसरा मोटर। तो हम लोगों ने दोनों का सर्किट मॉडल बनाया है। देखो अगर सर्किट मॉडल नहीं आता तो इसको याद कर लो भाई, तो बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज सिंक्रोनस मोटर क्या है एक्चुअली में, एक तरह का मैथ्स है, नथिंग मोर। आपको थ्योरी थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी पूरा मैथ्स है, राइट। ये देखो ये जनरेटर का सर्किट मॉडल है और ये मोटर का है। कैसे पहचानेंगे कि मोटर का है कि जनरेटर का है, तो ये EF है, यहाँ भी ये EF है। अगर EF और IA आर्मेचर करंट फेज में होगा, इन फेज मतलब वो नहीं जीरो पावर फैक्टर ना। इसका मतलब अगर आप ऐसे समझो कि जो जनरेटर होता है उसमें करंट निगेटिव पार्ट से इंटर करता है। अगर वोल्टेज मानो इसको, ठीक है, तो वो किससे इंटर करता है, नेगेटिव पार्ट से, मतलब ये करंट सप्लाई करता है जनरेटर। मोटर क्या करता है, करंट लेता है, तो इसमें पॉजिटिव पार्ट से इंटर करेगा, ठीक है। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज है ये है, इसका ये प्लस, इसका ये माइनस है। अब करंट कहाँ से इंटर कर रहा है, प्लस से, तो ये लोड हो गया, दिस वन इज लोड। जब प्लस से घुसेगा तो लोड होगा, वो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिक पावर, तो यानी कि सप्लाई कौन करेगा, EF। EF क्या है, जनरेटेड एक्साइटेशन वोल्टेज ऑफ मशीन। तो अगर जनरेटेड एक्साइटेशन वोल्टेज सप्लाई कर रहा है मतलब ये क्या हो गया, जनरेटर। ये क्या है, देखो इसमें VT से देखो प्लस से निकल रहा, माइनस से घुस रहा है, प्लस से निकल रहा, मतलब VT सप्लाई कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, और इंटर किस में करेगा तब, EF में।
यानी कि जब ये सप्लाई कर रहा है VT से और EF अगर ले रहा है, जो जनरेटेड EMF है इनसाइड द मशीन, अगर ये ले रहा है इट मीन्स ये मोटर। सप्लाई कहाँ से हो रहा है? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब आप कहीं पे किसी प्लग लगा के कर सकते हो, या ओवरहेड लाइन है वहाँ पे ये दोनों लगा हुआ है, वहाँ से करंट सप्लाई हो रहा है। तो दिस इज अबाउट मोटर एंड जनरेटर। अभी ये आने के बाद यू कैन, ये देखो ये दोनों जो है वो पर फेज बेसिस पे है, पर फेज। जो भी हम लोग EMF इक्वेशन लिखेंगे वो हमेशा पर फेज पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, दूसरा इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। अभी इसका इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखने के लिए आप इसमें KVL लगाओ। KVL अगर लगाओगे तो क्या होगा? EF, ये सप्लाइंग वोल्टेज है, इज इक्वल टू VT प्लस IARA। ये जो ऊपर डैश दे रहे हैं मतलब ये फेजर का वो है, फेजर है, मतलब IARA प्लस IAJ। अच्छा, XAL एंड XAR को हम लोग क्या लिखते हैं? XAR प्लस XAL इज टू XS। XAR इज आर्मेचर रिएक्टेंस एंड XAL इज लीकेज। ये दोनों को ऐड करके क्या होता है? XS। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे JXS, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मोटर का लिखेंगे तो मोटर में क्या लिखेंगे? यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है? VT। तो VT को पहले लिखो, VT इज इक्वल टू EF प्लस IARA प्लस JIAXS। ये हो गया आपका इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे जनरेटर से। डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहे हैं जैसे लिखे थे, EF इक्वल्स टू VT प्लस IARA प्लस JIAXS, राइट। अभी देखो पहला केस लैगिंग पावर फैक्टर। अब देखो लोड जनरेटर में तो कोई लोड लगा होगा, तो लोड 3 तरह का होगा, 3 क्या 5 भी बोल सकते हो, मेनली 3 तरह, दैट इज लैगिंग लोड, दूसरा लीडिंग लोड एंड थर्ड वन इज यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ये 3 तरह का लोड हो सकता है, राइट। ये 3 तरह का लोड हम लोग पहले लिए हैं जो लैगिंग लोड। देखो जब क्वेश्चन आए और आपको लिख दे कि भाई 0.8 पावर फैक्टर है, तो कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स लैगिंग, क्योंकि मैक्सिमम लोड इन द आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर लैगिंग, दैट्स व्हाई वी अज्यूम लैगिंग लोड इफ नॉट मेंशन्ड, ठीक है। तो ये होता है पहला केस हम लोग ले लिए लैगिंग पावर फैक्टर वाला। लैगिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैगिंग लोड का मतलब कि देखो एक चीज़ समझो, ये आपका EF हो गया, ये आपका RA, XS और यहाँ पे लोड लगा हुआ है। तो ये लोड के क्रॉस में जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो जो इसका करंट जाएगा IA, अगर ये करंट लैगिंग है बाई एंगल फाई से, तो इसका मतलब है कि ये जो करंट है IA लैक्स टर्मिनल वोल्टेज VT, जो इसके क्रॉस वोल्टेज है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसी वोल्टेज को लैग करता है करंट। कौन सा करंट? उसमें जाने वाला करंट। तो ये लैगिंग एंगल का मतलब यही है। सपोज करो आपके पास 2-3 है ऐसा करके, एक थोड़ा सा लैगिंग लीडिंग समझ लो। मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक लोड है ऐसे करके, यहाँ पे मान लो ये हम जनरल ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो एक और रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ पे एक लोड है, L1 लोड है, ये L2 लोड है। मान लो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि L2 लोड लैग कर रहा है, इसका मतलब L2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 मान लो V2 L2 के क्रॉस और L2 में जाने वाला करंट, मतलब I2 V2 जो होगा L2 में जाने वाला करंट और L2 के क्रॉस वोल्टेज, उसी के बारे में पावर फैक्टर बोल रहा है। मतलब I2 विल लैग V2 बाई एंगल 5। समझ में आया क्या लैगिंग लोड मतलब? तो हम लोग पहला जो केस लिए लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब क्या हो गया? जो लोड होगा, लोड कौन सा है हम लोग के केस में? VT वोल्टेज है ना, और करंट कौन सा है? IA। तो मीन्स IA लैग्स, जो पहले फिगर बनाए थे, IA लैग्स VT बाई एंगल 5। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए? बस फेज एंगल और इक्वेशन,
बस 2 चीज़। तो इक्वेशन तो मिल गया अपना। अब फेज एंगल चाहिए, पहला फेज एंगल तो मिल गया, तो VT लैग्स IA/5। देखो तो इसमें और तो कुछ नहीं पता है, बस इतना ही पता है आपको, क्वेश्चन में बस इतना ही पता रहेगा कि VT लैग्स IA, बस करंट इतना लैग कर रहा है। तो अगर एक मतलब कोई एक चीज़ पता रहेगा तो हम लोग इसको करके पूरा तो नहीं बना सकते, तो पहले हम लोग को रेफरेंस लेना होता है। इस इक्वेशन में से किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा। जिस फेजर को, एक फेजर मतलब क्या होता है पहले समझो। एक फेजर मान लो ए फेजर है, इस फेजर का एक मैग्नीट्यूड होता है ए और एंगल होता है थीटा। एक फेजर में मैग्नीट्यूड होता है, एंगल होता है, जैसे वेक्टर होता है, सेम फेजर होता है बट दोनों में डिफरेंस है। वेक्टर्स एंड फेजर्स आर नॉट सेम, बट ऐसा ही समझो फिलहाल के लिए कि एक एंगल का, एक फेजर का मैग्नीट्यूड और एंगल होता है। तो इस केस में जब आप सिंक्रोनस मशीन करेंगे तो उस केस में हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज मोस्टली नोन होता है, बिकॉज टर्मिनल अपने पास है ना, लोड जहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर वो लोड नोन होता है तो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को ही क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस मानने का मतलब है कि भाई हम रेफरेंस मानने का मतलब, अब VT फेजर है तो VT का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा। तो क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस मानने के मतलब इसका एंगल को आप रेफरेंस ले लिए, मतलब जो भी एंगल बाकी का बाकी फेज का जो भी एंगल निकालेंगे आप यहाँ से मेजर करेंगे VT के। देखो कंफ्यूज मत हो ना, तुरंत समझ जाओगे जब फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखो, ये मान लो कि इस डायरेक्शन में हम लोग जनरली एक्स एक्सिस को फेजर का डायरेक्शन मानते हैं, तो इस एक्सिस में VT का रेफरेंस मान लिया कि ये जो डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस वाला राइट साइड, वो क्या है, VT का एक डायरेक्शन है। मतलब जितना भी एंगल मेजर करेंगे इसी डायरेक्शन से मेजर करेंगे। अब देखो कौन सा मेजर करेंगे, सबसे पहले हम लोग IO को दिखाएंगे। पहला फेजर हम लोग का दिख गया VT हम लोग मान लिए इधर है, तो ये पहला फेजर हम लोग दिखा दिया। फेजर के लिए क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे एक मतलब खुद से समझ के देंगे, मतलब VT हम लोग मान लिए कि इतना बड़ा है बस, या आप इतना बड़ा भी दे सकते हो, आपके कॉपी में कितना जगह है उसके हिसाब से, समझ में आया क्या। लेकिन जब इसको मान लिए तो बाकी के उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनलिटी देना पड़ेगा। जैसे मान लो VT 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट को आप इतना बड़ा दिखाए हो, और IA करंट मान लो 10 एम्पियर है, तो IA करंट मान लो किधर ही फेजर होगा, तो IA को आप ऐसे इतना बड़ा नहीं दिखा सकते। IA को 10 एम्पियर मतलब ये 200 है, तो इसका 10 कितना होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो इसके प्रोपोर्शनलिटी आपको देना पड़ेगा, जितना VT लिए हैं उसके हिसाब से। तो VT का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं होगा, तो एज्यूम कर लेंगे जो हम लोग कि इतना बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंगली सब बाकी सब एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए। अभी देखो, तो VT का रेफरेंस मान लिया। अभी हम लोग को पता है, क्या पता है कि IA लैग कर रहा है VT को बाय एंगल फाई। तो VT का रेफरेंस ये है, VT का डायरेक्शन ये है, यानी कि ये 0 डिग्री हो गया अपना। लैग इस देखो इस डायरेक्शन से या तो हम ऊपर जा सकते हैं एंगल, या नीचे जा सकते हैं। तो जब भी लैगिंग का केस आएगा, लैगिंग मीन्स क्लॉकवाइज। लैगिंग का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना है, और लीडिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। खुद से नहीं कुछ करना है, यही है स्टैंडर्ड, इसी से आपको काम करना है, खुद से कुछ नहीं बनाना है। लैगिंग मतलब क्लॉकवाइज, लीडिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो VT इधर है, अब IA लैग कर रहा है फाई से, मतलब क्लॉकवाइज जाना है, कितना, फाई एंगल। तो ये 0 है, इतना एंगल फाई जाओ क्लॉकवाइज। ये देखो IA थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, VT से तो छोटा ही होगा। तो ये हो गया आपका IA, और एंगल कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया फाई, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज में गए, ठीक है। 2 चीज़ बन गया। अभी देखो VT बन गया, IA बन गया। अब हम लोग को निकालना क्या रहता है मैक्सिमम में, एक्साइटेशन EF। तो VT का फेजर मैग्नीट्यूड हम लोग ले लिए, इतना बड़ा फेजर का मैग्नीट्यूड और एंगल इस डायरेक्शन में, ये ले लिए। अब IARA, इसमें तो इसको ऐड करना है ना IARA को, तभी तो आएगा IARA। तो IARA का मैग्नीट्यूड चाहिए, IARA का फेज चाहिए, ठीक है, निकालते हैं। तो IA
फेज आर ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? इसका मैग्नीट्यूड तो आई ए आर ए ही होगा, आई ए का मैग्नीट्यूड इंटू आर ए। एंगल कितना होगा? देखो एंगल हमेशा हम लोग किससे मेजर कर रहे हैं? इससे। तो इससे क्लॉकवाइज नीचे के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को माइनस में लेते हैं। तो आई ए का एंगल कितना है? इसको ऐसे लिखो, आई ए फेजर को ऐसे लिखो, आई ए मैग्नीट्यूड और -5, ठीक है। ऐसे लिखते हैं किसी फेजर को, आर ए मैग्नीट्यूड इंटू एंगल 0 डिग्री। आर ए का एंगल 0 होता है, ठीक है। तो इसको जब दो फेजर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज आई ए आर ए, और फेज ऐड हो जाता है, दैट इज -5 + 0 इज -5। इसका मतलब ये आई ए फेजर इंटू आर ए कितना है? आई ए आर ए एंगल -5, ठीक है। तो इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं हम लोग, इस फेजर को, वहाँ पे ये आपका वी टी हो गया, ये आपका आई ए हो गया, ये आपका एंगल फाई हो गया। अब आई ए आर ए तो बहुत छोटा होता है, जानते हैं आप लोग। तो मैग्नीट्यूड आई ए से तो छोटा ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में होता है वो आई आर ए। एंगल -5 में फिर से हो गया, आई आर ए फिर से -5। अब इसको तो ऐड करना आई आर ए को, किस में? वी टी में। वी टी का इधर है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, जो ये वी टी का फेजर है उसका जो फाइनल टिप है वहाँ से शुरू करते हैं इनिशियल, इस आई आर ए का, इसका फाइनल टिप से आई आर ए का इनिशियल ऐड स्टार्ट करेंगे फॉर एडिंग द फेजर। तो ठीक है, यहाँ फाइनल आया टिप है इसका। अब इसका मैग्नीट्यूड तो आई आर ए, एंगल कितना? -5। ये देखो, ये 0 था अपना रेफरेंस, -5 मतलब वही जैसे आई ए है, तो जैसे आई ए इधर आएगा तो -5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर। ये हो गया क्या? आई ए आर ए। ऐड करना है इसलिए इसके टिप से शुरू किए, ठीक है। दो फेजर ऐड हो गया, आई आर ऐड हो गया, वी टी ऐड हो गया। अब क्या है? जे आई एक्सेस। तो जे आई एक्सेस का भी आप फेजर निकालो, और सॉरी मैग्नीट्यूड निकालो और एंगल निकालो। तो आई ए फेजर इंटू जे एक्सेस, आई ए को क्या लिखते हैं हम लोग? आई ए मैग्नीट्यूड एंगल -5। जे एक्सेस को क्या लिखते हैं? एक्सेस। जे मतलब होता है, जे एक फेजर है, जे मतलब होता है 1 मैग्नीट्यूड एंगल +90, और माइनस जे मतलब होता है 1 मैग्नीट्यूड एंगल -90, राइट। तो ये प्लस जे है, तो एंगल कितना हो जाएगा? +90, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्सेस में तो एक्सेस ही रहेगा। अभी देखो फेजर, दो फेजर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आई ए एक्सेस, और एंगल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 90 और -5 कितना हो जाएगा? 90 - 5। समझ में आया क्या? 90 - 5। और ये जो फाई होता है, फाई जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। फाई पॉजिटिव है ना यहाँ पे, ठीक है। ये 0 से 90 के बीच में होता है। तो ये जो 90 - 5 है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा बोलो? 0 से 90 के बीच में ही होगा, क्योंकि अगर 5 0 से 90 होता है तो 90 - 5 मान लो 0 से 90 में 40 डिग्री मान लेते हैं, तो 90 - 40 कितना होगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री किसी बीच में? 90। मान लो 5 0 मान लेते हैं, तो 5 0 माने तो कितना होगा? 90। तो वो भी 90 के इक्वल है या अंदर है, मतलब 90 - 5 क्या होगा? 5 पॉजिटिव है, 0 से 90 के बीच में है, तो 90 - 5 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका एंगल भी निकल गया और मैग्नीट्यूड भी निकल गया। अब यहाँ पे बस चिपकाना है। तो हम लोग बोले कि अब इसको तो ऐड करना है, किस में? इस पूरा वी टी + आई आर है, उसके बाद इसको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका, जो लास्ट वाला फेजर है ये है लास्ट वाला आई आर है, सबसे पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा कौन सा है? ये। तो दूसरा तो ये है लास्ट वाला अभी तक। तो इसका जो टिप है वहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये आई एक्सेस है, एंगल कितना? 90 - 5। कहाँ से? रेफरेंस से। तो रेफरेंस कौन सा था? ये वाला एक्स एक्सेस 0 डिग्री। तो 90 - 5 पॉजिटिव एंगल है, वो भी 0 से 90 के बीच में। तो पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 0 वाला है, इसका एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? इधर। और 90 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है, यानी कि ये 90 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज भी ये 90 हो गया, तो इसके बीच में होगा, ये दोनों के बीच में होगा। तो ये दोनों के बीच में कहीं ले लो और ऐसे कर दो, ये हो गया आई ए एक्सेस, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन, अब ये हो गया पूरा फेजर, ये भी ऐड कर दिए, ये भी कर दिए, ये भी कर दिए, ठीक है। अब आपका ई एफ निकल गया। वो कैसे निकलेगा? सबसे इनिशियल पॉइंट, सबसे पहला इनिशियल पॉइंट ये है,
और सबसे बाद वाला फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये आ गया आपका EF और ये है IA एक्सेस, ये है IARA। IARA बहुत ही कम होता है क्योंकि RA जो होता है वो 0.01 होता है, तो IA से मल्टीप्लाई करेंगे तो IARA और छोटा हो जाएगा। एक्सेस होता है 1 और 2 PU होता है, तो IA से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाया है IA एक्सेस। IA एक्सेस ड्रॉप बड़ा होता है, IARA छोटा होता है, वो आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो समझ में आएगा। तो इस तरह से ये EF निकल गया। अच्छा, ये EF और VT के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो दिस इज द ऑल ओवर द फेयर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर। इसमें आप डायरेक्टली बोल सकते हैं देख के कि EF जो है वो बड़ा है VT से। देखो VT इतना छोटा, EF कितना बड़ा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी मोटर वाला दिखा रहे थे उसको भी ऐसे देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एंगल और फेज से, ठीक है। अब इतना एक छोटा सा फेयर डायग्राम के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए इतना थोड़े करेंगे भाई, उसका एंगल निकालेंगे फिर फेज निकालेंगे, ना उतना हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। कैसे डायरेक्ट लगाएंगे, देखो VT में क्या जोड़ना था, IARA। देखो IARA का डायरेक्शन वही आता है जो IA का होता है। देखो IARA -5, IA भी -5, यानी कि IARA का डायरेक्शन सेम होता है बिकॉज RA का एंगल 0 है। डेट्स वाई IA × RA का सेम एंगल होता है जो 5 होता है, माना कि IA के पैरेलल ही क्या होगा, IARA। ये समझ में आ गया। दूसरा JIA एक्सेस, JIA एक्सेस क्या है, देखो JIA एक्सेस अगर आप देखें तो देखें ध्यान से, ये देखो ये आपका IA का डायरेक्शन, IA का जो फेजर है, ये IA का फेजर है IA, इसमें कितना ऐड किया, J एक्सेस। देखो IA का फेजर ये है, इसमें ऐड क्या हो गया, एक्सेस +90, यानी कि IA के डायरेक्शन से, IA के डायरेक्शन से, ये IA का डायरेक्शन है, IARA मतलब ये भी IA का डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन से अगर +90 है तो 90 डिग्री में हम जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, IA एक्सेस। समझ में आया क्या, IA एक्सेस मतलब क्या है, देखो फिर से देख लो, एक बार देख लो। देखो IARA क्या है, पहले ये देखो IARA, देखो एक IA फेज हो गया ना -5, RA का एंगल कितना होता है, 0। इट मीन्स IARA का एंगल वही होगा जो IA का एंगल होगा, क्योंकि 0 ऐड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए IA इधर है तो IARA भी इधर है, ठीक है। उसके बाद JIA एक्सेस या IA × J एक्सेस जो होता है ना, J एक्सेस इज द ड्रॉप, IA इज द फेजर। तो IA का फेजर कितना होगा, IA मैग्नीट्यूड -5 और एक्सेस से क्या हो गया, एक्सेस इंटू एंगल 90 डिग्री +90। इसका मतलब IA का जो फेजर है उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 90। तो IA का जो फेजर है ये वाला, ये पैरेलल है IA का, तो IARA का फेजर जो है उसके +90 में जाएंगे तो IA एक्सेस का ड्रॉप मिल जाएगा। समझ में आया क्या। तो हम लोग डायरेक्टली इसी से करेंगे, अब ये सब फेजर वेजर नहीं निकालेंगे, आगे वाला जो भी करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और इसमें ध्यान रखना EF > VT आ गया और एंगल डेल्टा आ गया VT और EF के बीच में, यानी EF लीड्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, EF लीड्स VT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से कर देंगे। ये लीडिंग के लिए, अब लाइन के लिए बना दिए लीडिंग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले VT को रेफरेंस ले लिया कि नहीं, ले लिया। अब लीडिंग है, लीडिंग मतलब IA लीड्स VT बाई 5, लीड्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका रेफरेंस हो गया, और रेफरेंस से फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में IA हो गया, कितना एंगल बोलता क्यों नहीं, IA 5 एंगल, ये एंगल आपका 5 है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 एंगल लीड हो गया, ठीक है। अब बस रेफरेंस का काम खत्म, बस IA दिखा दिया। अब सब हम किससे करेंगे, IA के हिसाब, IA के एंगल से करेंगे, ठीक है। रेफरेंस बस IA दिखाने के लिए रखो। अभी देखो VT में क्या ऐड करना है, IARA का फेज क्या होता है बोलो, IA का होता है वही IARA का फेज होता है। IA किधर है, इधर, तो इसके पैरेलल में ऐड करना है तो VT के फाइनल पॉइंट से शुरू करेंगे, और किसके पैरेलल में, IA, क्योंकि IARA के एंगल सेम होता है। ये देखो IARA, समझ में आया, ये एंगल क्या होगा बोल दो, 5, ठीक है। अभी देखो इसके बाद किसको ऐड करना, IAJ एक्सेस। IAJ एक्सेस का क्या होता है, IA फेजर में कितना ऐड करना है, 90। IA फेजर कौन सा है, ये वाला,
आई ए आर ए आई ए दोनों सेम है फेज के हिसाब से, तो ये आई ए का फेज है और इसमें 90 ऐड करना है, तो ऐड करना प्लस में 90 डिग्री प्लस में जाना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये है आई ए का डायरेक्शन और इससे 90 डिग्री प्लस जाओगे तो एंटी क्लॉक इधर जाओगे ना, तो इधर 90 क्यों होगा, ये वाला होगा ना भाई, ये आपका 90। तो ये हो गया आपका, थोड़ा बड़ा बना दो, आई ए आर ए से बड़ा होता है, समझा, वी टी सॉरी आई एक्सेस। तो ये हो गया आपका ई एफ, ये हो गया आपका आई ए एक्सेस। समझ में आया? तो ये देखो ये एंगल क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ई एफ इसमें भी लीड्स वी टी बाई डेल्टा, ठीक है। और एक चीज़, ई एफ बड़ा है वी टी से कि छोटा है कि बराबर है, क्या है भाई, इसमें कुछ कह नहीं सकते, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा इसमें, मतलब आएगा तो तीनों हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आई एक्सेस कितना बड़ा है, वी टी कितना बड़ा है, आई ए कितना बड़ा है, समझ में आया क्या? तो जब मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट पता रहेगा तभी आप इस केस में बता सकते हैं कि वी टी बड़ा है कि छोटा है। तो वी कैन नॉट से, मतलब वी टी बड़ा भी हो सकता है, सॉरी ई एफ बड़ा भी हो सकता है, ई एफ छोटा भी हो सकता है और ई एफ बड़ा भी हो सकता है। इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, देखो मोटर जनरेटर में भूल मत जाना, क्योंकि मोटर में जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है। समझ में आया? लीडिंग के लिए अभी देखो यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या, आई ए एंड वी टी आर इन फेज। आई ए यूनिटी पावर फैक्टर कॉस फाई इजकल्स टू 1, फाई इजकल्स टू 0, मतलब सेम फेज में, ठीक है। तो वी टी का रेफरेंस ये ले लो, आई ए किधर होगा, एंगल 0 है तो आई ए किधर होगा, ये रेफरेंस है तो आई ए बस यहाँ पे। अब रेफरेंस भूल जाओ, अब आपको बस आई ए का डायरेक्शन याद रखना है। वीटी में क्या जोड़ना है, इक्वेशन तो यही चलेगा भाई, वीटी में क्या जोड़ना है, आई आर ए। तो आई आर ए का फेज का एंगल किधर होता है, क्या होता है, जो आई ए का होता है। आई ए कितना है 0, तो इसका वीटी का कितना होगा 0। तो आई आर ए का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर आई ए होता है। तो आई ए का इधर है एक्स एक्सिस की तरफ, जिधर वीटी का है। तो कहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से फाइनल टिप से। तो ये हो गया आपका आई आर ए, कोई शक नहीं, ये आपका आई आर है, जिधर आई ए का एंगल उधर आई आर ए का एंगल। फिर आई ए फेजर में क्या एंगल जोड़ना है, +90, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई। तो आई आर ए का डायरेक्शन इधर, मतलब आई ए का भी डायरेक्शन इधर। अब आई ए में +90, आई ए का डायरेक्शन इधर, +90 मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो +90 में जाओगे तो यहाँ चले जाओगे और ये हो गया आपका 90 डिग्री। और ई एफ कैसे निकलेगा, सबसे इनिशियल पॉइंट एंड सबसे फाइनल पॉइंट, सबसे अंतिम वाला, ये दोनों को ज्वाइन करेगा। ये जो फेजर का डायरेक्शन होगा यही होगा, और ये हो जाएगा आपका ई एफ और ये हो जाएगा आपका डेल्टा। इसमें भी देखो ई एफ लीड्स वी टी बाई डेल्टा, और मतलब लीड्स डेल्टा, मतलब डेल्टा सब एंगल सेम नहीं है भाई, हम लोग बस बोल रहे हैं कि ई एफ लीड करेगा, ये डेल्टा कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड होगा, बट ये है कि ये ई एफ जो है वी टी से लीड कर रहा है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज से। और क्या है इसमें, ई एफ ऑलवेज ग्रेटर देन वी टी इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। जनरेटर फैक्टर सब याद रखना, याद रखने का नहीं है, इसको समझ जाओ, फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं ये हो जाएगा। तो जनरेटर के केस में हम लोग देखें कि ई एफ हमेशा लीड करता है, किसको, वी टी को, बाय फेजर डायग्राम, ठीक है, ये समझ में आया। और मैग्नीट्यूड किस में ज़्यादा होता है, ई एफ का यूनिटी पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर में। और लीडिंग में क्या होता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अभी देखो सिंक्रोनस मोटर के लिए इक्वेशन वगैरह देख लो, वी टी इक्वल्स टू ई एफ प्लस आई आर ए प्लस जे आई एक्सेस, वी टी केवीएल लगा दिए। अच्छा ई एफ के टर्म में लिख रहे हैं, ई एफ इक्वल्स टू वी टी माइनस का आई आर ए माइनस का आई ए जे एक्सेस, ठीक है। देखो जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस था, यहाँ प्लस था और मोटर में क्या है माइनस। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसका जो बना हुआ था डायग्राम उसमें उल्टा कर देंगे डायरेक्शन, आई आर ए को उल्टा कर देंगे, आई जे एक्सेस को उल्टा कर देंगे। देखो इसमें लैगिंग है, वी टी का डायरेक्शन इधर एज यूजुअल, तो वी टी का डायरेक्शन इधर, तो इधर 0 डिग्री। तो लैगिंग में कितना होता है, लैगिंग में नीचे आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर जाओ फाई, तो ये हो गया लैगिंग, तो ये हो गया फाई। आई आर ए किधर होगा, जिधर आई ए का डायरेक्शन होगा प्लस आई आर ए। हम लोग पहले जनरेटर का देख रहे हैं, प्लस आई आर ए, ठीक है। उसके बाद प्लस जे आई एक्सेस, मतलब आई ए का में 90 ऐड करो प्लस जे आई एक्सेस, तो इधर हो गया, तो ये हो गया किसका, ये हो गया किसका, जनरेटर का। हमको क्या निकालना, मोटर का। तो आई ए का डायरेक्शन चेंज है माई,
तो आई आर का डायरेक्शन चेंज होगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस मतलब उल्टा, तो आई आर का डायरेक्शन इधर, जे एक्सेस इधर है तो उल्टा करेंगे तो इधर होगा, इधर देख रहे हो कहाँ आ गया, ये हो गया ई एफ। तो ये हो गया आपका, इसको मिटा दो, तो ये हो गया माइनस का आई ए आर ए और ये हो गया माइनस का आई ए एक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई एफ, और यहाँ पे ये एंगल हो गया डेल्टा, ई एफ और वी टी के बीच में डेल्टा। लेकिन इसमें देख रहे हो कि ई एफ जो है वो लैग्स वी टी, उसमें क्या था, लीड्स, समझ में आया क्या, इसमें लैग करता है। और ई एफ का इसमें जो मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, देखो इसमें लैगिंग में, इन केस ऑफ मोटर लैगिंग में कुछ नहीं कह सकते, बट इन केस ऑफ जनरेटर लीडिंग में कुछ नहीं कह सकते। दोनों में यही डिफरेंस है, जो उसका लैगिंग हुआ इसका लीडिंग होगा, ये ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ लैगिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, बड़ा भी हो सकता है वीटी से, छोटा भी हो सकता है वीटी से, बड़ा भी हो सकता है वीटी से। अभी जो क्वेश्चन था गेट का वो था लीडिंग पावर फैक्टर में, जो पहले क्वेश्चन लिखे थे, देखो उसको बना के खत्म करते हैं। उसमें लीडिंग पावर फैक्टर आसान है, पहले हम लोग किसके लिए, जनरेटर के लिए बना लेंगे, वी टी आई लीडिंग है, लीडिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज में इधर 5, वी टी का रेफरेंस इधर, तो ये एंगल हो गया 5। अच्छा लीडिंग में प्लस आई आर है, तो जिधर आई ए का फेज उधर ही आर ए का फेज, और फाइनल वी टी का टिप यहाँ पे है, तो आई आर ए ये हो गया आपका प्लस जे एक्सेस, मतलब आई ए से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर ये हो गया 90। तो ये आपका थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, तो पहले इसको वी टी को बना दो, सॉरी ई एफ का डायरेक्शन निकालो, ये हो गया ई एफ। ये लेकिन किसका है, हम लोग जनरेटर का बना रहा है, भूल मत जाना, इसी को मत कर देना, ये ध्यान रखना, इन्हें जनरेटर का आंसर मत दे देना। ये जनरेटर का है, लेकिन उसमें क्या होता है उल्टा, तो इसको उल्टा करो, आई आर इधर है तो इसका उल्टा करो, मोटर में इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करो, ये आपका ई एफ। ये आ गया आपका मोटर का, देखो मोटर में क्या हुआ, ई एफ अगेन लैग्स वी टी बाई एंगल डेल्टा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या था कि ई एफ और वी टी का मैग्नीट्यूड के बारे में बोलना था, कमेंट करना था। ऑब्वियस है ई एफ इज ग्रेटर देन वी टी, मतलब ई एफ इज हाइयर देन वी टी, जो आपका बी या सी ऑप्शन था याद नहीं है, तो ई एफ इसमें हाइयर होगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बना देते थे, आंसर लेते थे। इसमें पूछ सकता था कि भाई लैग होगा कि लीड होगा, तो उसको भी हम लोग देख के बता सकते हैं। ये हो गया आपका लीडिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट है यूनिटी पावर फैक्टर, तो उसमें भी क्या करना है, वी टी इधर आई ए होगा, क्योंकि ये यूनिटी पावर फैक्टर का केस है, तो जिधर वी टी होगा उधर ही क्या होगा, आई ए। तो आई आर ए का डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा, तो इधर आई आर ए। जे एक्सेस मतलब आई आर ए के डायरेक्शन से 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। ये किसका है, जनरेटर का, उल्टा हो जाएगा किसका, मोटर का। तो आई आर ए इधर है जनरेटर के लिए, तो माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा, तो ये गया। और ऊपर है तो ये किधर हो जाएगा, नीचे, तो ये आई ए एक्सेस और ये आपका आई ए आर ए, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे क्या होगा, ई एफ, ये एंगल डेल्टा। इसमें भी देखो ई एफ ग्रेटर दैन वी टी एंड ई एफ लैक्स वी टी, ये समझ में आया क्या। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इन केस ऑफ फेजर डायग्राम, कि आपको दो चीज़ देखना, यहाँ से हम लोग ई एफ का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। और तीसरा एक चीज़, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से हम लोग एक मतलब कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, उसको देख लेंगे भाई इसको थोड़ा बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फेजर डायग्राम। आगे हम लोग वी कर्व के बारे में पढ़ेंगे, तो वी कर्व को जानने के लिए भी जरूरी था ये। देखो हम लोगों ने लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर का सारा फेजर डायग्राम किया, बट वी हैव नॉट, देख ये स्पेशल केस है जीरो पावर फैक्टर। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग एंड जीरो पावर फॉर लीडिंग का फेजर डायग्राम खुद से बना इन केस ऑफ जनरेटर मोटर, इन केस ऑफ जनरेटर मोटर, राइट। बट मुझे जो चाहिए आंसर कमेंट बॉक्स में, वो क्या चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ, एक्साइटेशन ई एम एफ ग्रेटर है वीटी से। ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, वीटी से। वीटी से टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, इक्वल आएगा, कि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, कांट से। तो प्लीज़ कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप वीटी
और ई एफ के बीच में जो एंगल डेल्टा आया है इसको बोलते हैं पावर एंगल। ये लोड एंगल के, ये टॉर्क एंगल के बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक गेट का क्वेश्चन था स्विंग इक्वेशन वाला, तो ये वाला ये ध्यान रखना है, ये जो डेल्टा है वो ई एफ एंड वी टी के बीच में है, वो पावर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट द आंसर इन कमेंट बॉक्स।